Now let's continue our topic chemical calculation part 3। मैं redox titration करा रहा था, abruptly मुझको अपना लेक्चर होल्ड करना पड़ गया था। It was power cut in fact, power cut की वजह से we wasted nearly 1 or 2 hours। Now let's once again continue with 42nd problem। मैंने 39th प्रॉब्लम तक करवा दिया था, मैं 42nd प्रॉब्लम से कंटिन्यू करता हूं। प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हैं। द गिवन रिएक्शन दी हुई है Cl2 प्लस HC2O4 नेगेटिव गिविंग यू कार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम। यह बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। If we start with 0.1 mole each of हाइड्रोक्सिल आयन के 0.1 मोल लिए हैं, बाइकार्बोनेट आयन के भी 0.1 मोल लिए हैं एंड 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन, 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन। सजेस्ट द फाइनल concentration। In fact, the problem is over the application of mole concept। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझो ध्यान से। रिएक्शन दी हुई है, क्लोरीन रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है, बाइकार्बोनेट ऑक्सीडाइज होता हुआ दिख रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस से बेसिक मीडियम है, और हमें इनिशियली जो रिएक्टेंट है, जो मीडियम है हाइड्रोक्सिल आयन, उसका सबका इनिशियल अमाउंट दे रखा है, और हमसे पूछा है कि फाइनली कितना कंसंट्रेशन सभी का बचेगा। अब चूंकि उन्हें सभी का पूछ रखा है, इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया है, फाइनली सभी का कंसंट्रेशन क्या है, तो इस जगह पर अननेसेसरीली हम यदि इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाएंगे, तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में तो बिल्कुल फोकस्ड कोई कैलकुलेशन करना होता है ना, तब लगाया जाता है। बिल्कुल यदि उन्हें पूछा होता कि भाई क्लोरीन का क्या कंसंट्रेशन या कार्बोनेट आयन के कितने इक्विवेलेंट, कितने मोल फाइनल बचेंगे, सिर्फ एक आध कोई चीज पूछी होती है तो हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाते, तेजी से आंसर आ जाता है। मगर अब इधर यदि हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाने जाएंगे तो इवेंचुअली उतना ही टाइम लग जाना है। इसके बजाय तो हम इसको मोल कंसेप्ट में लगाना, मोल कंसेप्ट से सॉल्व करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वाली कंडीशन भी बन सकती है। इसमें इनिशियली 0.1 मोल दो रिएजेंट की और 0.5 मोल क्लोरीन के ले लिए, रैंडमली मोल्स डाल दिएगा, इनमें से कोई एक आध लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है, हमें यह बात चेक करना पड़ेगी। तो चलिए रिएक्शन को पहले हम बैलेंस करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जो हमने 11th स्टैंडर्ड में मेथड सीखे हैं। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड सीखा है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीखा है, हाफ रिएक्शन मेथड सीखा है। चलिए हम इधर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में क्लोरीन गिविंग यू क्लोराइड आयन, यह एक हम हाफ रिएक्शन लिखेंगे, और दूसरी हाफ रिएक्शन में हम यह लिखेंगे HC2O4 नेगेटिव गिविंग यू CO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयन। यह दो हाफ रिएक्शन हमने लिखी। ऑक्सीडेशन स्टेट से मेथड बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले पहली हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। इधर Cl2 है तो इधर ट्वाइस क्लोराइड आयन डालना होगा। दोनों क्लोरीन के एटम बैलेंस हो गए। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर 2 नेगेटिव चार्ज, इधर 0 चार्ज, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन डालने होंगे। इस तरह से हाफ रिडक्शन रिएक्शन तो हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हमको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। देखिए HC2O4 नेगेटिव और CO4 2 नेगेटिव, कार्बन इधर 2 हैं तो इधर 2 कार्बन हम कर देते हैं, 2 कोएफिशिएंट इधर लगा देते हैं, तो इस तरह से 2 कार्बन बैलेंस हो गए। दोनों कार्बन बैलेंस करने के बाद अब हम हाइड्रोजन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इस हाइड्रोजन को हमको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने का एक साधारण सा तरीका होता है कि जिस तरफ हाइड्रोजन है वहां पर एक हाइड्रोक्सिल आयन डाल दीजिए, और यह हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल इधर दे देगा। इस तरीके से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन इस तरफ 4 है, इस तरफ 6 है, 2 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड ज्यादा है। इन दोनों ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका है कि हम इस तरफ 2 वाटर मॉलिक्यूल डालें, 2 वाटर मॉलिक्यूल
इन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर इस तरफ 4 हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। इस तरीके से ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तीनों बैलेंस हो चुके। अब चार्ज बैलेंस करना है। इधर 5 नेगेटिव 6 नेगेटिव चार्ज है, इधर 4 नेगेटिव चार्ज है, इधर 2 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट साइड। इस तरीके से हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस हो गई है। हाफ रिडक्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हाफ ऑक्सीडेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सिंपली इनको ऐड कर देते हैं तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल और यह रिएक्शन इस तरह से बैलेंस हो गई। Cl2 प्लस HC2O4 नेगेटिव प्लस 5 हाइड्रोक्सिल आयन gives you twice carbonate ion plus twice chloride plus thrice H2। इस तरीके से दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन। दिस इज अ कंप्लीट एंड बैलेंस्ड रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में 5 हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहे हैं, इसका मतलब बेसिक मीडियम में यह बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब इनिशियली मोल्स कितने हैं? क्लोरीन के हैं 0.5 मोल्स, बाइकार्बोनेट आयन के हैं 0.1 मोल्स और हाइड्रोक्सिल आयन के हैं 0.1 मोल्स। कार्बोनेट के 0, क्लोरीन के 0 और वाटर के लिखने की कभी कोई आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि एक्वस मीडियम में वाटर के तो ढेर सारे मोल्स होते हैं। अब रिएक्शन होगी आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन। अब पूरी रिएक्शन हो जाने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी वो हम समझते हैं। क्या क्लोरीन के 0.5 मोल पूरे कंज्यूम हो जाएंगे? 1 मोल क्लोरीन 5 मोल हाइड्रोक्सिल आयन कंज्यूम करता है, तो 0.5 मोल क्लोरीन 2.5 मोल हाइड्रोक्सिल आयन कंज्यूम करेंगे। क्या इतने हाइड्रोक्सिल आयन है भी? नहीं, मतलब क्लोरीन पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर सकता। क्लोरीन इज अवेलेबल इन एक्सेस इनिशियली जो हमने क्लोरीन ले लिया है वो कुछ ज्यादा ही ले लिया है। क्लोरीन अनरिएक्टेड बचा रह जाएगा। तो क्या पूरा बाइकार्बोनेट आयन रिएक्ट करेगा? जरा देखते हैं। 1 मोल बाइकार्बोनेट आयन 5 मोल हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में रिएक्ट करता है। 0.1 मोल बाइकार्बोनेट आयन 0.5 मोल हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में रिएक्ट करेगा। क्या इतना हाइड्रोक्सिल आयन अवेलेबल है? नहीं है, इतना हाइड्रोक्सिल आयन भी नहीं है। इसका मतलब बाइकार्बोनेट आयन भी पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब बाइकार्बोनेट आयन भी इनिशियली आपने कुछ ज्यादा ले रखा है, कुछ एक्सेस में ले रखा है। इसका मतलब रिएक्शन के बाद कुछ बाइकार्बोनेट आयन भी बचा हुआ रह जाएगा। तो फिर पूरी तरह से रिएक्ट कौन करेगा? ना तो क्लोरीन पूरी तरह से रिएक्ट करेगा, ना बाइकार्बोनेट आयन पूरी तरह से रिएक्ट करेगा। वहां पर पूरी तरह से जो रिएक्ट करेगा वो हाइड्रोक्सिल आयन होगा। हाइड्रोक्सिल आयन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोक्सिल आयन वुड डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हाइड्रोक्सिल आयन वुड बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग द रिएक्शन। हाइड्रोक्सिल आयन पूरी तरह से रिएक्ट होके इसके 0 मोल्स बचे रह जाएंगे। दिस इज आई विल से लिमिटिंग रिएजेंट। अब यदि हाइड्रोक्सिल आयन पूरी तरह से रिएक्ट हुआ तो बाइकार्बोनेट आयन के कितने मोल्स बचेंगे? जरा सोचते हैं। 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन रिक्वायर 1 मोल ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन वुड रिक्वायर 1/5 moles of bicarbonate ion. So 0.1 mole would require 0.1/5. 1 into 1/5 into 0.1 इतने मोल्स बाइकार्बोनेट के रिएक्ट करेंगे, मतलब इतने मोल्स कम हो जाएंगे आउट ऑफ 0.1 मोल। इतने मोल बाइकार्बोनेट आयन के बचे रह जाएंगे। अब क्लोरीन के कितने मोल्स बचे रह जाएंगे जरा सोचते हैं। 5 मोल रिक्वायर 1 मोल,
So its 1 mole would require 1 by 5 mole. So its 0.1 mole would require 0.1 into 1 by 5. 0.1 into 1 by 5 out of the 0.5 moles. 0.5 मोल्स इनिशियली से इतने मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे, इतने मोल बचे रह जाएंगे. अब जरा सोचिए कार्बोनेट आयन के, इसके 5 मोल, इसके 2 मोल देते हैं, इसका 1 मोल, इसका 2/5 मोल देगा, तो इसके 0.1 मोल 2/5 इंटू 0.1 मोल देंगे. क्लोरीन के वंस अगेन 2/5 इंटू 0.1, और वाटर के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं. मैं फाइनली रिजल्ट लिख देता हूं. ये होगा 0.02, 0.5 माइनस 0.02, इसके 0.48 मोल्स बचे रह जाएंगे, इसके 0.08 मोल्स बचे रह जाएंगे, कार्बोनेट आयन के 0.04 मोल्स. सॉरी मैं कुछ गलत दिख रहा हूं. इसके 0.08, ठीक है. इसके 0.04 मोल बन जाएंगे, इसके भी 0.04 मोल बन जाएंगे. दिस वुड बी द फाइनल concentration of various reagent. Let me write it here. हाइड्रोक्सिल आयन वॉल्यूम दे नहीं रखा है तो सिर्फ फाइनल अमाउंट ही लिखा जा सकता है. हाइड्रोक्सिल आयन 0 रहेगा, क्लोरीन का रहेगा 0.48 मोल, और बाइकार्बोनेट आयन का रहेगा 0.08 मोल, और कार्बोनेट आयन का 0.04 मोल, और क्लोराइड आयन का भी 0.04 मोल. सो दिस इज द फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम में हमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी. हमने मोल कंसेप्ट से ही इस प्रॉब्लम को करा है, क्योंकि मोल कंसेप्ट ही लगाना इस प्रॉब्लम में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में सभी रिएजेंट के फाइनल कंसंट्रेशन पूछे हुए थे. इसलिए हमें यह समझना जरूरी था कि कौन कौन से रिएजेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से रिएजेंट बन रहे हैं, और उसी हिसाब से हमने फाइनली यह आंसर लिखा है. बड़े ध्यान से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें. अब हम 45th प्रॉब्लम करेंगे. आज हमारा टारगेट है किसी भी तरह से हम इस चैप्टर को आज के दिन फिनिश करेंगे. नोट इट डाउन. चलिए 45th प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और इससे कुछ सीखते हैं. हर प्रॉब्लम में आपको कुछ नई नई चीजें सीखने को जरूर मिलेंगी. 5 ग्राम सैंपल ऑफ ब्रास. We have got 5 gram sample of brass. Do you know what is brass is? It's dissolved in 1 liter dilute H2SO4. 1 liter solution बनाया dilute H2SO4 डाल के. 20 ml of this solution, इसका 20 ml सैंपल ले लिया, was mixed with Ki, it is mixed with Ki, and liberated iodine required 20 ml of 0.0327 normal hypo solution for complete titration. Complete titration. What is the percentage of carbon in the alloy? Percentage of copper in the alloy. Now, first of all, we need to think the philosophy behind the problem, the chemical reaction involved in the problem. What brass is? Brass is an alloy of copper and zinc. Brass is an alloy of copper and zinc
और इसी एलॉय में, इसी ब्रास एलॉय में कॉपर का परसेंटेज पूछा जा रहा है। इस परसेंटेज को डिटरमाइन करने के लिए पहले 5 ग्राम ब्रास मेटल लिया गया है। 5 ग्राम ब्रास मेटल को डाइल्यूट H2SO4 में डाल दिया गया है। ब्रास डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कर लेगा और 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में से 20 ml सैंपल लिया। उस 20 ml सैंपल में आपने एक्सेस KI डाल दिया। एक्सेस KI डालने पर उसमें आयोडीन लिबरेट हुआ और आयोडीन जो लिबरेट हुआ उसको हाइपो से रिएक्ट कराया। सबसे पहले हम रेलेवेंट रिएक्शन सोचते हैं। जिंक को जब डाइल्यूट H2SO4 में डाला जाएगा, ब्रास के अंदर जिंक है और इस जिंक को जब डाइल्यूट H2SO4 में डाला जाएगा तो वहां पर बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो एस्केप कर जाएगी और ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। इसी तरह से जब कॉपर मेटल को डाइल्यूट H2SO4 में डाला जाता है तो वंस अगेन कॉपर ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होकर कॉपर सल्फेट बनता है। अब इधर हम एक बात बता दें, इधर रिड्यूस कौन होता है? इधर रिड्यूस हाइड्रोजन नहीं होता है, रिड्यूस होता है सल्फर। सल्फेट का सल्फर रिड्यूस होता है। सल्फेट का सल्फर रिड्यूस होकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है और साथ में वाटर बनता है और यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस एस्केप कर जाती है। इन दोनों रिएक्शन को सबसे पहले जानना, देखना, समझना जरूरी है। यदि यह दोनों रिएक्शन नहीं पता है तो प्रॉब्लम आगे बढ़ ही नहीं सकता। इधर देखिए, जिंक को जब हम H2SO4 में डाल रहे हैं तो जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक सल्फेट बना रहा है। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। और रिड्यूस कौन हो रहा है? हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन +1 से, मैं ये जो रिएक्शन के मीनिंग से डिटेल से इसको कलर चेंज करके लिखता हूं। ये जो हाइड्रोजन है यह +1 से 0 पर जा रहा है और जिंक 0 से +2 पर जा रहा है। ऐसा क्यों होता है आगे जाके हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे और उसमें जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो वहां पर आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं और उसमें सारे कांड बताता हूं कि कौन कब ऑक्सीडाइज होता है और कौन कब रिड्यूस होता है। कॉपर को जब H2SO4 में डालेंगे तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर 0 से +2 पर जा रहा है, मगर रिड्यूस कौन हो रहा है? जरा देखिए, इस बार रिड्यूस हाइड्रोजन नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। कॉपर हाइड्रोजन को रिड्यूस कर ही नहीं सकता, मगर कॉपर सल्फेट को रिड्यूस कर सकता है। सल्फेट में जो सल्फर है जो +6 पर है इसको रिड्यूस कर सकता है और यह सल्फर रिड्यूस होकर +4 पर चला जाता है। यह रेडॉक्स चेंज होता है। इधर हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी वह एस्केप कर जाएगी, इधर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो निकलेगी वह एस्केप कर जाएगी। मैं इधर लिख देता हूं, माइनस हाइड्रोजन गैस एंड माइनस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इधर से स्किप कर जाएगी। और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होएगा जानते हैं? इस सॉल्यूशन के अंदर होएगा जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। इस 20 ml सैंपल में भी क्या क्या आएगा? जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। अब इस 20 ml सैंपल में जिसमें जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट है, इसमें जब KI डालेंगे तो क्या रिएक्शन होनी चाहिए? इसमें जब KI डालेंगे तो ZnSO4 की कोई रिएक्शन नहीं है। भाई हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड तो गायब हो गया, वाटर तो सॉल्यूशन के अंदर है। KI डालने पर जिंक सल्फेट की क्या रिएक्शन है? ZnSO4 विथ KI। मैं कहता हूं नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है। KI
किसी तरह की कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं देता है जिंक सल्फेट के साथ। जिंक रिड्यूस नहीं हो सकता, सल्फेट का सल्फर रिड्यूस नहीं हो सकता, ना कोई ऑक्सीडाइज हो सकता है, इट्स अ फाइनली स्टेबल थिंग। मगर कॉपर सल्फेट Ki के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट Ki के साथ में रिएक्ट करता है और इधर आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर CuI बना लेता है, साथ में K2SO4। कॉपर +1 में चला जाता है, +2 का कॉपर +1 में चला जाएगा। यह कॉपर +1 में चला गया है, ओरिजिनली यह कॉपर +2 पर था। और फिर यह जो आयोडीन बना है, यह आयोडीन हाइपो से रिएक्ट करता है। आयोडीन रिएक्ट विथ हाइपो Na2H2O3 टू गिव यू Na2S4O6 and NaI. This is the reaction of iodine with hypo. Up. This is the philosophy involved in the problem. These are the chemical reaction involved in the problem. ये सारी चीजें जानना जरूरी है, ये चीजें जानते हो तो इस प्रॉब्लम को कर पाओगे। As I told you, you will learn lot of inorganic chemistry while studying this chapter. इस चैप्टर के मैं जितने प्रॉब्लम्स करा रहा हूं वो तो आप देख ही रहे हो, सॉल्व प्रॉब्लम भी सारे सारे करो। आप ये समझो कि पूरी इनऑर्गेनिक आप इधर ही सीख जाओगे, इनऑर्गेनिक में आने वाली सारी रिएक्शन आप इधर ही सीख जाओगे। आपको अलग से इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ना पड़ेगी, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन नहीं पढ़ना पड़ेगी। जितनी भी रिएक्शन आवश्यक है वो सारी इस चैप्टर में आ रही है। अब ये सारी चीज देखने के बाद अब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। ध्यान से देखेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, कितने इक्विवेलेंट हाइपो के हम इस्तेमाल कर रहे हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ हाइपो and this is the volume in liters. Normality of hypo into volume in liters. This is the equivalent of hypo. And I will say this is the equivalent of iodine formed in the reaction. This is also equal to equivalent of iodine. जितने हाइपो के इक्विवेलेंट हैं उतने ही आयोडीन के इक्विवेलेंट होने चाहिए। और यह जो आयोडीन है पहली रिएक्शन से आ रही है, मैं कहता हूं उतने ही इक्विवेलेंट कॉपर सल्फेट के 20 ml में होने चाहिए। दिस मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट इन 20 ml। क्योंकि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जो आयोडीन का रिडॉक्स चेंज इधर है -1 से 0, वही आयोडीन का रिडॉक्स चेंज दूसरी रिएक्शन में है 0 से -1। इस रिएक्शन में भी आयोडीन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2 ही कहेंगे और इस रिएक्शन में भी आयोडीन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2 कहेंगे। Since in both the reaction ABC-NV factor of iodine is same, since in both the reaction role of iodine is same, hence the equivalent of this reaction, equivalent of iodine obtained in this reaction would be equal to the equivalent of iodine participated or involved in this reaction. हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट से क्या कहते हैं? एक ही रिएक्शन में एक रिएजेंट के इक्विवेलेंट दूसरे रिएजेंट के इक्विवेलेंट के बराबर होते हैं। ये तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट है कि हाइपो के इक्विवेलेंट वह आयोडीन के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन।
ये तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट है। मगर फिर हमने यह भी कहा कि इस रिएक्शन में आयोडीन का रोल और इस रिएक्शन में आयोडीन का रोल एक जैसा है। इस रिएक्शन में आयोडीन का AbCNV फैक्टर, इस रिएक्शन में आयोडीन का AbCNV फैक्टर सेम है। इसलिए इस रिएक्शन में और इसी रिएक्शन से जितने आयोडीन मिल रहे हैं वही इसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन में जितने इक्विवेलेंट आयोडीन के हैं उतने ही इक्विवेलेंट आयोडीन के इस रिएक्शन में कहेंगे। और यदि इस रिएक्शन में इतने ही इक्विवेलेंट आयोडीन के हैं तो इस रिएक्शन में इतने ही इक्विवेलेंट कॉपर सल्फेट के कहेंगे। सो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट इन 20 ml इन रिएक्शन 4। इन रिएक्शन 4 मैं इसे रिएक्शन 1 कह देता हूं, इसे 2 कह देता हूं, इसे 3 कह देता हूं, इसे 4 कह देता हूं, इसे 5 कह देता हूं। रिएक्शन 4 में इतने ही कॉपर सल्फेट के इक्विवेलेंट होंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट इन रिएक्शन 4 और 20 ml, ये 20 ml सैंपल है। 20 ml सैंपल में जिंक सल्फेट तो कोई पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, तो जिंक सल्फेट से कोई मतलब ही नहीं। अब एक बात सोचिए, क्या इस रिएक्शन के कॉपर सल्फेट के इक्विवेलेंट और इस रिएक्शन के कॉपर सल्फेट के इक्विवेलेंट, क्या इन्हें बराबर कहा जा सकता है? कदापि नहीं, कभी नहीं, नेवर। You can never say that the equivalent of copper sulfate involved in this reaction is equal to equivalent of copper sulfate involved in this reaction. Why? Because the redox change are different. AbCNV factor are different. जरा देखिए, इस रिएक्शन में कॉपर का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो रहा है। इस रिएक्शन में कॉपर के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कहलाएगा और कॉपर सल्फेट के लिए भी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कहलाएगा। जबकि इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट +2 से +1 पर जा रहा है, +2 से +1 पर जा रहा है, इसलिए इस जगह पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इधर 1 कहलाएगा, इधर भी इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 कहलाएगा। ऑब्जर्व दैट the redox change of copper sulfate in 2 different reactions are different. Their AbCNV factor, the value is different. ये बात जरूर है कि इस रिएक्शन से बनने वाला कॉपर सल्फेट ही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम यह जरूर कहेंगे कि जितने मोल्स कॉपर सल्फेट दूसरी रिएक्शन में बन रहे हैं उतने ही मोल्स कॉपर सल्फेट चौथी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मगर हम यह नहीं कह पाएंगे कि जितने इक्विवेलेंट कॉपर सल्फेट दूसरी रिएक्शन में बन रहे हैं उतने इक्विवेलेंट कॉपर सल्फेट चौथी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते। मेरी इस बात को बड़े गौर से समझो, यही इक्विवेलेंट कंसेप्ट की खूबसूरती है और यही इसमें बात है जो समझने की आवश्यकता है। यदि यह नहीं समझा तो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम में गड़बड़ी करोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो प्रॉब्लम कुछ इसी तरह का आएगा। वो सीधा सीधा आसान नहीं होता है। सीधी सीधी और आसान चीजें तो क्लास में सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, मगर एग्जाम होमवर्क में थोड़ा टेढ़ा होमवर्क दे दिया जाता है। मगर एग्जामिनेशन में तो कुछ इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं जो मैंने इस समय दे रखे, जो इस समय करा रहा हूं। तो यह जो हमने कॉपर सल्फेट के इक्विवेलेंट निकाले हैं ये 20 ml में है और इस इक्विवेलेंट को हम इस रिएक्शन के इक्विवेलेंट के बराबर नहीं कह सकते, हमें मोल्स में आना पड़ेगा। हम कहते हैं मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 20 ml इन रिएक्शन 4। यह इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट है, यह इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट है, इसको डिवाइडेड बाय AbCNV फैक्टर दैट इज 1। दिस इज द मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 20 ml इन रिएक्शन 4। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब हम मोल्स में आ गए। मोल्स को हम रिलेट कर सकते हैं, इस रिएक्शन के मोल्स और इस रिएक्शन के मोल्स को हम रिलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट को रिलेट नहीं कर सकते।
पहले ये तो 20 ml में निकाला है, हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में निकालना होगा। मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन लीटर, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर कॉपर सल्फेट, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स कॉपर सल्फेट के हैं? तो जरा देखिए, यह तो मोल्स 20 ml में है, तो 1 ml में इतने मोल हुए और 1 लीटर में इतने मोल्स हुए। दिस इज द मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 1 लीटर। सो दिस इज द मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर्म्ड इन रिएक्शन 2। दिस moles of copper sulfate obtained in reaction 2, or I'll also say this is the moles of copper in brass. This is also equal to moles of copper in 5 gram ब्रास। अब मैं वेट ऑफ कॉपर लिख सकता हूं और परसेंटेज कॉपर भी लिख सकता हूं। मैं सीधा सीधा वेट ऑफ कॉपर और परसेंटेज कॉपर लिखता हूं। इनफैक्ट यह मोल्स ऑफ कॉपर है 5 ग्राम ब्रास में, यह 1000 कैंसल्ड और यह 20 कैंसल्ड। यह मोल्स ऑफ कॉपर है। मोल्स ऑफ कॉपर को मैं 63.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं एटॉमिक वेट से, यह वेट ऑफ कॉपर हो गया। दिस इज द वेट ऑफ कॉपर इन 5 ग्राम ब्रास। अब अपॉन टोटल वेट 5 into 100, this is percentage copper in the given brass। गिवन ब्रास में यह परसेंटेज कॉपर है एंड दिस इज द आंसर। यही आंसर हमें डिटरमाइन करना था, हमने डिटरमाइन कर दिया। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखा जाए। इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व रिएक्शंस को देखें। दिस इज द listing of all the reactions involved in the problem। इन reactions को देखें, सारे concept को देखें बड़े ध्यान से। It's a very interesting problem to learn। You will learn lot of things in this problem। मैं एक और बार समझा देता हूं प्रॉब्लम क्या था, क्या सॉल्व करा। 5 ग्राम of brass, we need to determine percentage copper in this brass। Brass is an alloy of copper and zinc. It contains copper and zinc only and nothing beside it. It's a very useful alloy. It's used in making utensils। ब्रास की मूर्तियां आती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं, बड़ी महंगी होती हैं, सजावट के काम आती हैं। ब्रास का जगह जगह पर इस्तेमाल है। इस ब्रास में कॉपर का परसेंटेज पता लगाना है और जिंक का परसेंटेज पता लगाना है। लगाया जा सकता है जिंक का भी, हमने कॉपर का परसेंटेज पता लगाना है 5 ग्राम ब्रास के लिए, और इसको हमने H2SO4 में डाल दिया। डाइल्यूटेड H2SO4 था, उसमें डाल दिया और उसका 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में से 20 ml पिपेट के द्वारा अलग करा या किसी मेथड के द्वारा 20 ml अलग करा। वो जो 20 ml सैंपल है कोनिकल फ्लास्क में लिया, इसमें ढेर सारा KI डाल दिया। ढेर सारा KI डालने पर वहां पर वायलेट कलर्ड आयोडीन बन गया। इस आयोडीन को फिर हमने ब्यूरेट से हाइपो सॉल्यूशन से टाइट्रेट कराया। 20 ml इस नॉर्मेलिटी का हाइपो लगा कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए। रिएक्शन क्या क्या होंगी? ब्रास में जो जिंक है वह H2SO4 से रिएक्ट करेगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी, ZnSO4 सॉल्यूशन में पड़ा रह जाएगा। ब्रास का कॉपर H2SO4 से रिएक्ट करेगा। नाउ हियर वी ऑब्जर्व इंटरेस्टिंग रिएक्शन। कॉपर ऑक्सीडाइज होएगा कॉपर सल्फेट में, मगर इस बार रिड्यूस हाइड्रोजन नहीं होएगा। सल्फेट आयन का सल्फर रिड्यूस होएगा सल्फर डाइऑक्साइड में और H2O बनेगा। नाउ ऑब्जर्व द 2 डिफरेंट रिएक्शन विथ H2SO4 ऑफ जिंक एंड कॉपर।
कॉपर और जिंक की H2SO4 के साथ दो अलग अलग तरह के रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इसे दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। कभी भी कहीं पर भी ये चीज आती है तो इस डिफरेंस को बड़े ध्यान से देखना है कि जिंक से रिएक्ट करके तो हाइड्रोजन गैस निकली और कॉपर से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्किप कर जाएगी, उड़ जाएगी बॉइल करते समय। अब ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन है इसमें बचा क्या रह गया भाई, जिंक और कॉपर तो पूरी तरह से रिएक्ट कर लेगा, जिंक सल्फेट रह गया, कॉपर सल्फेट रह गया, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड उड़ गई, वाटर रह गया, तो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट रह गया। इस 20 ml सैंपल में भी जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट रह जाएगा। फिर जब KI से रिएक्ट करा रहे तो जिंक सल्फेट की KI से कोई रिएक्शन नहीं है, जिंक सल्फेट की KI से कोई रिएक्शन नहीं है, ये बात जानना जरूरी है भाई। किसकी किससे रिएक्शन है, जिसकी रिएक्शन नहीं है वो भी मैं लिख रहा हूं बिल्कुल साथ साथ। और कॉपर सल्फेट की KI से रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट KI के आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है I2 में और स्वयं रिड्यूस हो जाता है +1 में। इधर इस बात को देखना है कि रिडॉक्स चेंज है दो अलग अलग रिएक्शन में, कॉपर सल्फेट का अलग अलग है। इस जगह पर 0 से +2 पर जा रहा है, इधर +2 से +1 पर जाता है। इधर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, इधर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2। इससे हम यह आगे कंसेप्ट लगाएंगे कि इस रिएक्शन में मिलने वाले कॉपर सल्फेट के मोल्स, वही मोल्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, मगर इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट के मिलने वाले इक्विवेलेंट, उन्हें आप इस रिएक्शन के इक्विवेलेंट के बराबर नहीं कहोगे। इक्विवेलेंट कंसेप्ट कहता है कि एक ही रिएक्शन में दो रिएजेंट के इक्विवेलेंट समान होते हैं। इक्विवेलेंट कंसेप्ट ने यह कभी नहीं कहा कि दो अलग अलग रिएक्शन के इक्विवेलेंट समान होते हैं। कॉपर सल्फेट भले ही इन दोनों रिएक्शन में सेम है, वही कॉपर सल्फेट इधर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मगर इन दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट नहीं करा जा सकता। इक्विवेलेंट कंसेप्ट दो अलग अलग रिएक्शन के लिए कभी भी नहीं लगाया जाता, एक ही रिएक्शन के इक्विवेलेंट को इक्वेट करता है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ये बात हमें इधर दिमाग में बैठाना है। और आयोडीन की हाइपो के साथ रिएक्शन इसके पहले भी हम कई बार लिख चुके हैं, दोबारा हमने लिखी है, बार बार लिखते रहेंगे, जब भी आवश्यकता पड़ेगी लिखेंगे। 20 ml हाइपो में इतने इक्विवेलेंट आएंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। जितने हाइपो के इक्विवेलेंट उतने ही आयोडीन के इक्विवेलेंट होने चाहिए, यही इक्विवेलेंट कंसेप्ट कहता है। और आयोडीन के जितने इक्विवेलेंट इस रिएक्शन में उतने ही आयोडीन के इक्विवेलेंट इस रिएक्शन में। इस केस में आयोडीन के इक्विवेलेंट को इक्वेट हम इसलिए कर रहे हैं, दो अलग अलग रिएक्शन में अपीयर होने वाले आयोडीन को हम इक्वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में आयोडीन का रोल एक जैसा है, आयोडीन का किरदार एक जैसा है, आयोडीन का ABCNV फैक्टर एक जैसा है। इधर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू, इधर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू। इधर जितने मोल्स आयोडीन के निकल रहे हैं उतने ही मोल्स इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इधर जितने इक्विवेलेंट आयोडीन के निकल रहे हैं उतने ही इक्विवेलेंट इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आयोडीन के इक्विवेलेंट इस रिएक्शन में जो है वही कॉपर सल्फेट के इक्विवेलेंट इस रिएक्शन में होंगे। ये हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट से कह दिया। अब उतने ही इक्विवेलेंट हम इस रिएक्शन के नहीं कह सकते। अब इधर हम मोल्स में आ जाते हैं। यह इक्विवेलेंट कॉपर सल्फेट के 20 ml में, तो इससे हमने 1 लीटर में कॉपर सल्फेट के कितने इक्विवेलेंट है वहां निकाल दिए। पहले मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 20 ml निकाल दिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय ABCNV फैक्टर। इधर ABCNV फैक्टर 1 है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट 1 लीटर सॉल्यूशन में निकाल लिया, और 1 लीटर कॉपर सल्फेट में जितने मोल्स हैं उतने ही मोल्स कॉपर के हैं ब्रास में। मोल्स ऑफ कॉपर आ गए तो वेट ऑफ कॉपर आ गया, वेट ऑफ कॉपर से परसेंटेज कॉपर आ गया। नोट इट डाउन थॉरली, 48 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अब।